भी अलग नहीं रहा, भारत के सारे मूल निवासी उसमें शामिल हैं। एक शब्द में हम पूरे समाहित हैं और उसी को हम बुद्धिस्ट कह सकते हैं, बुद्धिज्म कह सकते हैं। जब हम इसको अलग अलग करके बात करते हैं, जब एससी को अलग करते हैं, एसटी को अलग करते हैं और ओबीसी को अलग और माइनॉरिटी को अलग करते हैं, उसी से एक भेद पैदा होता है। और जब एक राजनीतिक चेतना पैदा होनी होती है और जब एक क्रांति की शुरुआत होती है और जब एक क्रांति आगे बढ़ती है, तो हमारे समाज में कुछ चालाक लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं कि यहां तो वंशकार साहब को ही सम्मान मिल रहा है, जहां जाटव साहब को सम्मान नहीं मिल रहा है, या एससी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है या एसटी को नहीं मिल रहा है, या ओबीसी को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे कुछ चालाक लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं और फायदा उठाकर समाज में एक भ्रम पैदा कर देते हैं। और हमारे भी साथी कई उनके साथ सहमत हो जाते हैं कि हाँ सही कह रहे हो आप, पूरे महारों ने कब्जा कर रखा है, जैसे बुद्धिज्म उनका ही हो गया हो। ऐसी भावना पैदा करके पूरे समाज को बिखराने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आप इतनी बढ़िया जगह पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ पेड़ है, बढ़िया हरियाली है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी कुर्सी का निर्माण करना है तो क्या इस पलाश से आप कुर्सी बना सकते हैं? क्या इस बबूल से आप अच्छी चेयर बना सकते हैं? क्या आप ये जो सुबबूल की लकड़ी दिखाई दे रही है, इनसे एक अच्छी चेयर का निर्माण किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, सागौन और शीशम लाइए, इससे इतनी अच्छी चेयर नहीं बनेगी, इसमें कीड़ा लगने की संभावना है, कीड़ा लग जाएगा। कितनी भी सुंदर मेहनत करके जो हमारा कारीगर है उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी, कुर्सी टूट जाएगी। जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं हम इस बात की चूक कर देते हैं। हम कहीं भी किसी को भी अपना नेता, किसी को भी अपना लीडर, किसी के भी पीछे होकर अपना काम शुरू कर देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि कुछ दिन बाद उसमें घुन लग जाती है और फिर कहते हैं हम गलत व्यक्ति के पीछे चले गए। तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक तथागत बुद्ध की जो पहली बात है अपोद्वीपो भाव, हर व्यक्ति को अपने निर्माण के लिए कार्य करना पड़ेगा। हम कहते हैं परिवार को नहीं लाते, ये बात होती है हर जगह, मन से उठती है कि व्यक्ति स्वयं चला आता है, परिवार को नहीं लेकर आते। तो सम्मानित साथियों, ये बात भी सत्य है कि जो व्यक्ति परिवार को लेकर नहीं आते, इसका मतलब है कि वो खुद अपना निर्माण नहीं कर पाए हैं। अभी उनकी भी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और जब तक व्यक्तियों का निर्माण नहीं होगा तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। और व्यक्तियों के निर्माण के लिए ऐसा कौन सा संगठन है जो काम कर रहा है? कोई सत्ता हासिल की दौड़ में लगा हुआ, सत्ता कैसे मिल जाए, सत्ता कैसे मिल जाए। जिसकी संस्कृति बड़ी होती है उसके हाथ में सत्ता होती है, उसकी सत्ता पैर की जूती होती है। हमारी संस्कृति हम स्थापित नहीं कर पाए तो हमें सत्ता कहां से मिलेगी? पग पग पर, कदम कदम पर हम देखते हैं कि लोग, हम पूरा टाइम मनुवाद की बुराई में निकाल देते हैं। ऐसा मनुवाद, ऐसा उनने किया, ऐसा उनने किया। अब हम क्या कर रहे हैं? तो हमें व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जब तक हम देखें कि बुद्ध की बात करते हैं तो तथागत बुद्ध ने आंदोलन क्यों किया? बुद्ध की क्रांति क्या थी? बुद्ध की क्या क्रांति थी? बुद्ध की, तथागत बुद्ध की जो क्रांति थी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तीनों क्रांति तथागत बुद्ध की थी। वैदिक काल में जो आरक्षण लागू हुआ, उस आरक्षण के खिलाफ तथागत बुद्ध की समतामूलक समाज की स्थापना की क्रांति थी। इस देश में लोग कहते हैं कि आरक्षण के जनक साहूजी महाराज हैं। मैं कहता हूं आधुनिक भारत के आरक्षण के जनक साहूजी महाराज हैं, लेकिन इस देश को बर्बाद करने वाले आरक्षण के जनक वेद हैं। वेदों ने 4 वर्ण बनाए और 100% आरक्षण की व्यवस्था की। उस देश से हमारी शिक्षा चली गई, उस व्यवस्था से 100% शिक्षा का अधिकार किसको था? वेदों के अनुसार किसको है? हमें यह नहीं पता। हम कभी कभी जब आरक्षण की बहस चलती है तो हम कहीं से कहीं भटक जाते हैं। 100% आरक्षण उनने शिक्षा का लिया, 100% राजपाट का लिया, 100% व्यापार का लिया और 100% हमें भी दिया और हमें गुलामी का दिया।
उस गुलामी के आरक्षण के विरोध में तथागत बुद्ध ने एक सामाजिक क्रांति, एक मानवता कल्याण का जो ज्ञान उन्हें हासिल हुआ, वो ज्ञान क्या था? क्या था वो ज्ञान? वो यही ज्ञान था कि हम कैसे मानव का कल्याण कर सकते हैं, कैसे हम अपना भला कर सकते हैं। यही तो ज्ञान था, और क्या था? हम लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटते हैं कि आप अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ, लेकिन हम कभी स्वयं पर काम नहीं करते। और जब तक हम स्वयं पर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है साथियों। पूरा देश उनके पीछे दौड़ लगा रहा था, और जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी वो भी उनका फोटो लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण किया था। तो भारत में तथागत बुद्ध की जो क्रांति थी, आप देखिए कि उस समय वैदिक काल में जातियां नहीं थी। यह महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। वैदिक काल में तथागत बुद्ध के जन्म के पहले इस देश में जातियां नहीं थी। जातियां बाद में आई, यानी कि हम उस समय शूद्र जिसको कहा गया वो संगठित था, एक वर्ण था शूद्रों का, और ब्राह्मण उस समय संघ के रूप में नहीं था। लेकिन आज जिन ब्राह्मणों का हम मुकाबला करना चाहते हैं, जिनके खिलाफ हम आंदोलन चलाना चाहते हैं, जिनसे हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संगठित है, उसका एक संघ है। और हम 6,743 जातियों के लोग, 12 उपजाति यानी 1 लाख के लगभग जातियां, और हमने 1 लाख संगठन भी साथ में खड़े कर लिए। हम संगठित लोगों के खिलाफ कितने असंगठित लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इससे हमारी जीत कभी संभव नहीं है साथी। तो हमें जब तक संस्कृति पर हमारी पकड़ नहीं होगी तब तक हमारी समाज पे पकड़ नहीं होगी। जिस तरह से हमारी बहन ने बताई बातें, वो चली गई हैं सुना के, थोड़ा सुन के भी जाती तो अच्छा रहता, उन्हें शायद जल्दी होगी कहीं। लेकिन संस्कार की जो बातें हैं, संस्कार हमारे अंदर आना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मरण तक के संस्कार हमें परिवर्तित करने पड़ेंगे। लेकिन उतने से ही हमारा संस्कार बदलने से काम चलने वाला नहीं। हमें समाज का निर्माण वैसा ही करना होगा जैसा तथागत बुद्ध चाहते थे। तथागत बुद्ध ने एक मापदंड बनाया। तथागत बुद्ध ने कहा कि जब हर चीज का मापदंड होता है तो इन इंसानों का मापदंड क्यों नहीं होना चाहिए। जब हम बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो निश्चित है वो कपड़े वाला पूछता है कि आपको 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए या 3 मीटर चाहिए। पूछता है नहीं पूछता कि ऐसे उठा के दे देता कि ले जाइए, आधा मीटर में हमारा काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। वो पूरा एक टेप लगाता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जैसी हमारी आवश्यकता होती है वैसा वो हमें नाप के देता है। एक माप होता है, कपड़ा भी एक माप से दिया जाता है, उसका भी एक मापदंड होता है। हम दूध लेने जाते हैं तो वो भी दूध वाला भी हमें नाप के देता है कि 1 लीटर चाहिए कि आधा लीटर चाहिए। हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो तोल के देता है, माप के देता है कि भाई कितना आपको 1 किलो चाहिए कि आधा किलो चाहिए। तो उसी प्रकार से एक हम इंसान हैं तो इंसानों का मापदंड क्यों नहीं होना चाहिए, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए मापदंड क्यों नहीं होना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने हमें मापदंड दिए, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और परिमिताएं, ये हमारे जीवन के मापदंड हैं। लेकिन इन मापदंडों से हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। हम सिर्फ जो लोग तथागत बुद्ध को मान रहे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ और पद्धतियों में लगे हुए हैं, बाकी चीजों को, संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का काम नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को इस दीक्षा ली थी, उसके बाद इस देश में कितने बुद्धिस्ट थे? 2.7% बुद्धिस्ट थे और आज 0.7% हो गए हैं। क्या कारण है कि बाबा साहब ने इतने सारे 2.7% बुद्धिस्ट छोड़ के गए थे? तो ये बढ़ने चाहिए थे या घटने चाहिए थे? बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हम 0.7% रह गए। ऐसा क्यों हुआ? हमने कौन सा विकास किया? हम कह रहे SC ST OBC की भूमिका बुद्धिस्ट में संविधान लागू होने के बाद तो खत्म कर दिया हमने। हमारी भूमिका खत्म करने की है। हमारा जो विषय है कि SC ST OBC की बुद्धिस्ट समाज को बढ़ाने में क्या भूमिका है। तो बाबा साहब ने, जब हमारे दादाजी ने हमें धम्म दे के गए थे तो तब तक हम 2.7% थे और अब हम 0.7% है, 2% हम गायब हो गए। तो हमारी भूमिका खत्म करने में है, बनाने में कोई भूमिका नहीं है हमारी।
मुझे ये बात कहने में कोई आपसे संकोच नहीं है, क्योंकि झूठी तारीफ करने के सब अच्छा कर रहे हैं, ओबीसी भी अच्छा कर रहा है, एसटी भी अच्छा कर रहा है, तो ये फालतू बात है। तो सम्मानित साथियों, हमें व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना होगा, अच्छे लोगों का निर्माण करना होगा, संस्कारवान समाज का निर्माण करना होगा, तभी समाज भरोसा करेगा। और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर हम नेताओं को इकट्ठा करने के चक्कर में लग गए तो मुझे नहीं लगता कि यह समाज कभी इकट्ठा होगा। हमें समाज को इकट्ठा करने में लगना पड़ेगा, तब नेता भी इकट्ठे हो जाएंगे। इस देश में हमने एनआरसी का बड़ा बड़ा आंदोलन किया, कैसे चालाकी से हमें उठा दिया। हुए बड़े बड़े आंदोलन, आज किसान आंदोलन हो रहे हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। उनने अगला प्लान ले आए हैं, 15 तारीख से अगली 15 तारीख तक इस देश में राम मंदिर का चंदा इकट्ठा किया जाएगा और वो अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। जैसे ही वो अभियान चलेगा तो सबका ध्यान गायब में जाएगा चंदे में। और चंदा ऐसे नहीं इकट्ठा करना कि चुपचाप से लेना है, रैलियां निकालनी है, आप हुड़दंग करनी है, तो 4 दंगे हो जाएंगे। देश का ध्यान किसान आंदोलन से भटक के दंगा आंदोलन पे शुरू हो जाएगा और किसान आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा। ये पूरी तैयारी उनकी हो चुकी। 15 तारीख तक मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, देखना कोई वार्ता सफल नहीं होगी, कोई वार्ता सफल नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने एक मनसा के साथ अपना आगे का प्लान तैयार कर लिया है और हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों में भटक जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं वापस वही बात कहूंगा। अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था, आ रहा था रास्ते में, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो चाय पीते चले। तो ओबीसी के हमारे एक मित्र थे, तो कहने लगे मार्केट में बहुत मंदी है, काम धंधा चल नहीं रहा है। तो मैंने कहा ईवीएम में गड़बड़ी है। तो कह नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है भाई साहब। तो मैंने उनसे कहा कि मार्केट जो मंदा है उसका कारण क्या है? फिर कुछ नहीं, लोग खरीदते ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आपके पास 2 मिनट मेरी बात सुनने की टाइम हो तो मैं अपनी सुना दूं, इसके बाद मुझे जल्दी जाना है, मेरे को आइकम में जाना है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि अगर आपके इन बच्चों को, आप एक बेटे को 90 रुपए दे देते हैं और एक को बाकी 10 रुपए 3 बेटों को बांट देते हैं, तो इनका परचेसिंग पावर क्या होगा? किसको मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति को 10 रुपए में से 3 हिस्से कर देते हैं और बाकी एक के पास 90 रुपए चले जाते हैं, तो बाजार में खरीदने का पावर क्या होगा? तो 10 रुपए के 3 रुपए बढ़ गए। अब 3 रुपए वाला व्यक्ति 3 रुपए की खरीदी करेगा क्या 10 की कर लेगा? और जिसके पास 90 रुपए है उसकी आवश्यकता मात्र 5 रुपए में पूरी हो जाती है, तो 85 रुपए कहां करेगा? वो अपनी जेब में रखेगा, मार्केट में निकालेगा ही नहीं। तो मार्केट में मंदी होगी कि नहीं होगी? इस देश का पूरा जो हमारा राष्ट्रीयकरण से पैसा वितरित हुआ था पूरे देश में, वो पूरा पैसा पूंजीपतियों की जेब में स्टोर हो रहा है। अब अंबानी जी को रोटी खानी है, पति पत्नी 3 लोगों का परिवार है, हजारों अरबों करोड़ की संपत्ति है, तो उसमें से कितना पैसा खर्च करेंगे? वो वही पैसा अगर देश की जनता में बटा होता तो हर आदमी का परचेसिंग पावर बढ़ता ना। तो परचेसिंग पावर कम मार्केट में मंदी इसलिए नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास इसलिए मंदी है कि उनका जो पैसा है वो एक जेब में भर गया है। तो ये बातें हमारे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि वास्तव में आप जो किसान, हमारे जो भाई ने बात कही थी, मैं उसके समर्थन में ये बात कह रहा हूं कि जो हमारे वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक्चुअली में वो आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, वो भारत के मूल निवासियों का आंदोलन है और उसको हर व्यक्ति को, हमें सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए। ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आज 20 रुपए में मिल रही है, कल जब वो 70 रुपए में बिकेगी तो खरीदना तो आपको भी पड़ेगा। रोटी आप भी खाते हैं, कपड़ा आप भी पहनते हैं, अकेला किसान प्रभावित नहीं होगा। और किसान तो मैं बता दूं कि अपनी 1 एकड़ जमीन में इतना पैदा कर लेगा कि वो हर चीज पैदा करके खा लेगा। हम कहां करेंगे? अपने इतनी बड़ी छत भी नहीं है आजकल, तो छत भी खत्म हो गई, मल्टियां बनती हैं, तो कैसे आप अपना पूरा करेंगे? तो इस निजीकरण और इस षड्यंत्र को आपको समझने की आवश्यकता है। और इस देश में जब तक हम बुद्ध की संस्कृति, श्रमण संस्कृति की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में वापस अमन चैन आने वाला नहीं है। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है।
श्रमण संस्कृति का मतलब होता है जो श्रम करता है उसको श्रम का पूरे दाम मिलना चाहिए, और जो श्रम नहीं करता है उसको तो सिर्फ भीख मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हो ये रहा है कि श्रम करने वाला भूखा मर रहा है और मुफ्त की खाने वाला मजे कर रहा है। ये बात इस देश में उन्होंने आज वापस मनुस्मृति लागू कर दी है और हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। भाई जो मनुस्मृति में यही तो है कि बिना कुछ करे 3 वर्ण के लोग खाएंगे और पूरा शूद्र वर्ण है वो पूरी मेहनत करेगा। तो जो श्रम करने वाला वर्ण, जो लोग इस देश के मूल निवासी थे, उनको आपने शूद्र बना दिया, श्रम से शूद्र बना दिया और आप इनके ऊपर राज कर रहे हैं। ये क्या है? इस श्रम करने वाले समाज को एक होने की आवश्यकता है, और जिस देश में ये भावना पैदा होगी कि जो मेहनत करके खाते हैं वो एक हो गए तो एक दिन में भी ये काम हो सकता है। और ये सिर्फ बुद्धिज्म की संस्कृति थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसमें हम इस देश के सब आपस में कमा एक मेहनत करते थे, मिल बांट के खाते थे और कभी कोई भूखा नहीं सोता था। तो उस संस्कृति को इन लोगों ने नष्ट करके और आज अपनी मनु संस्कृति यानी मुफ्तखोरी की संस्कृति को पैदा कर दिया है। वो संस्कृति हमारे अंदर भी आ गई है। हम भी 1 मकान 2 मकान 10 एकड़ 20 एकड़ में लग गए हैं, हम उनका नकल कर रहे हैं, हम भी संपत्ति को जोड़ रहे हैं, हम भी पीछे नहीं है, उस संस्कृति का प्रभाव हम पर भी है। हम भी, हमारा अगर भाई भूखा है कमजोर है तो हम उसका भला करने की बजाय हम अपना घर बनने का काम करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं मनु संस्कृति के शिकार हैं। हम बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार में हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी अपने भाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए दोषी हैं। तो साथियों, बातें तो बहुत हैं, वक्ता भी बहुत हैं, अभी बचे हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि आज जैसे हम जयंतियों की शुरुआत करते हैं, मेलों की शुरुआत करते हैं या कई प्रकार के हम काम शुरू करते हैं, तो निश्चित है कि जो समाज अपना इतिहास, जो व्यक्ति अपना इतिहास जानता है, वही इतिहास रच सकता है, और जो इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। जैसे आज पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से भीमा कोरेगांव को मनाया गया, आज हम माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, सारी हमारी संस्कृति वापस पुनर्जीवित हो रही है, घर घर तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। जैसा कि मैं अभी कुछ दिन पहले, जब आज से 10-12 साल पुराना एक किस्सा है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कैसे आज भी हमारा समाज बाबा साहब जैसे विद्वान महान व्यक्ति जिनकी कमाई खाते हैं, जिनकी वजह से हम सम्मान से जी पा रहे हैं, उनको भी नहीं जानते हैं। तो मैं एक बार मोटरसाइकिल से सीहोर आ रहा था, इछावर से, तो एक बालक था, 19-20 साल का युवक रहा होगा, तो उसने मुझे हाथ दिया, मैंने अपनी बाइक पे उनको बिठाया। तो मुझे भी एक बीमारी है कि कोई मेरे साथ बैठ जाए तो मैं उसको किराया तो वसूल लेता हूं, मैं अपनी बातें सुना के। मैंने कहा आप सीहोर तक हमारे साथ चल रहे हैं तो 20 रुपए की बातें सुननी पड़ेंगी। तो मैंने उससे पूछा कि तो मैंने कहा बाबा साहब का नाम सुना है? तो वो उसका जो जवाब था मैं सुन के दंग रह गया, और आप भी शायद ताजुब करेंगे कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। जब मैंने उससे पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ सुना है, और मैं जानता भी हूं बाबा साहब को, कुछ दिन पहले इछावर में रहते, अभी यहां से कहीं चले गए। आप हंस रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज इस देश के जो 7-8 लाख गांव हैं, वहां तक हमारी बात नहीं पहुंची है। तभी तो हमारा 19 साल का ग्रेजुएट बीए लड़का था, वो उसको ये पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। तो ये हंसने की बात नहीं है, हमारे लिए शर्मिंदा होने की बात है कि हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं और हम अपने युवाओं को तक ये बात नहीं पहुंचा पाए। कितने हम लोग मतलब कहना चाहिए कि आलस करने वाले लोग हैं, कितने हम सुस्त लोग हैं, कितने हम अपने मतलबी लोग हैं। अब तो सोशल मीडिया आ गया है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। तो साथियों, ये श्रवण संस्कृति स्थापना का काम है, हमें संस्कृति लानी है, अच्छे युवाओं का निर्माण करना है और अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो निश्चित है कि जिस तरह से हमारे बच्चों ने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और उनके जीवन पर जो नाटक का मंचन किया था, वे बहुत साधुवाद के पात्र हैं और बहुत ही प्रेरणादायक इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। तो मैं उन बच्चों को भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करते हुए और अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें बुद्धिज्म की तरफ बढ़ना है तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और व्यक्ति का निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक कोर कमेटी है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, हम लोगों ने एक फैसला किया है कि जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा, जब तक हमारे लोग त्याग नहीं करेंगे, मान सम्मान सारी चीजों का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमारा एक मत होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये संगठन वो संगठन, बहुत सारी चीजें, अलग अलग मत के लोग कभी एक मत
नहीं हो सकते हो, जिनका हम कहते हैं बाबा साहब का, हम सबकी बात एक जैसी होती है, शुरुआत एक जैसी होती है, जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, हमारा सब कुछ एक जैसा होता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है एक साथ एक मंच पे बैठने की, तो हम अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि हम बात तो एक जैसी करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक नहीं है। और उद्देश्य हमें निर्धारित करने की आवश्यकता क्या है? हम कौन होते हैं उद्देश्य निर्धारित करने वाले? उद्देश्य पहले से फिक्स है, बाबा साहब अम्बेडकर ने फिक्स किया है, तथागत बुद्ध ने फिक्स किया है, माननीय कांशीराम साहब ने फिक्स किया है। हम कौन होते हैं उद्देश्य फिक्स करने वाले? उस उद्देश्य के लिए भी हम एक साथ काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारी ही नियत में खोट है, और हमारी नियत में खोट है तब तक हम समाज को मान सम्मान या सत्ता या हमारे अधिकारों को वापस नहीं दिला सकते। और अगर हम वास्तव में समाज के शुभचिंतक हैं, समाज का भला चाहते हैं, तो हमें एक मन एक मत के साथ महापुरुषों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आयोजका का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि कुशवाहा जी आपने मुझे आमंत्रित किया, और हमारे नागदौने साहब का भी बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह के आयोजन करते रहिए, कहीं न कहीं एक दिन निश्चित बड़ी क्रांति होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।